वेलकम टू द एथिकन पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अश्मित और हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो कि आपके लाइफ में एक मोटिवेशन का काम कर सकते हैं। तो आज के हमारे गेस्ट मिस्टर राहुल प्रताप, जो कि एकलव्य स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर एकेडमी के फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं, जिनकी लाइफ की स्टोरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है। और आज की इस पॉडकास्ट में हम कवर करने वाले हैं सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, हमारे न्यूट्रिशन, डाइट्स और भी बहुत कुछ। तो मेक श्योर कि आप हमारे पॉडकास्ट के लास्ट तक बने रहें। सो लेट्स स्टार्ट द शो। तो स्वागत है राहुल जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऐसे ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं जो कि हमारे कुछ व्यूअर्स, कुछ हमारे लिसनर्स की लाइफ में मोटिवेशन का काम करते हैं। सो क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आखिर आपने ये सारी चीजों की शुरुआत कहाँ से की? हाय स्मिथ। मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही मैंने स्ट्रगल किया है। मैं एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी घर पे। किसी तरीके से हमारे माता पिता मुझे पढ़ाए और मैं उन क्राइसिस में भी स्ट्रगल करके अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाया, जिसमें मेरे पेरेंट्स और मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान है। साथ में मेरे कोचेज, मेरे जो गुरु हैं। उसके बाद मैंने बोकारो में देखा कि स्पोर्ट्स की प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस नहीं बने हुए हैं, और बने हुए भी हैं तो वहाँ कोचेज उतने नहीं हैं जो आम नागरिकों को उस सही तरीके से उनको खेल की सुविधा पहुंचाया जा सके। तो मैंने एक मुहिम स्टार्ट किया, क्लब स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर एकेडमी, जहाँ करीब से करीब और अच्छे घर के लोग हमारे यहाँ आकर एकेडमी में ज्वाइन करके सीख सकते हैं और अपना नाम रोशन कर सकते हैं। काफी अच्छा काम कर रहे हैं आप। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई आपके साथ जो आपको इतना इंस्पायर कर दिया कि नहीं, मेरे को इस फील्ड में ही आगे बढ़ना है? कुछ तो ऐसा हुआ होगा आपकी लाइफ में। हाँ, बचपन में मैं एक स्कूल में था। कौन से 2000 स्कूल से पढ़े हैं? पूरी हाई स्कूल ओके। बीएसएल की स्कूल थी, जिसमें उस समय बहुत सारे स्कूल्स, बीएसएल की अभी बंद हो चुकी है, लेकिन उस समय बहुत अच्छी क्राउड होती थी और बहुत सारे लोग वहां पढ़ के निकल चुके हैं। ओके। मैं 2001 की घटना बता रहा हूँ, जब हमारे असेंबली में एक दोस्त मेरा जीत वो राष्ट्रीय राज्य स्तरीय लेवल पर गोल्ड मेडल पहना असेंबली में। नेशनल लेवल गोल्ड। राज्य स्तरीय पे। अच्छा अच्छा। और मैं कंफ्यूज था कि आखिर ये पहन क्या रहा है, क्योंकि मैंने कभी आज तक मेडल देखा नहीं था कि मेडल होते क्या है, पदक होते क्या है। मैं बस जानता तो पुरस्कार मिलता है। मैंने उनसे उससे मिलने के बाद मैंने उससे बात किया और उससे जाना कि वो एक खेल है ताइक्वांडो, जो ओलंपिक में है, और उससे वो आगे बढ़ रहा है, वो अपने खेल में अच्छा कर रहा था। हम्म। तो मैंने ये अपने पेरेंट्स को बताया। मेरे पेरेंट्स में स्पेशली मेरे फादर ने डायरेक्टली डिनाई कर दिया, बोला नहीं। मम्मी सपोर्ट की, मम्मी ने सपोर्ट करा। फिर हम मैंने स्टार्ट करा। फाइनली 2003 में मैंने भी मेडल जीता। ओके। फिर पेरेंट्स से, फादर से भी सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया। तो वो पहली घटना थी जब मैंने एक ताइक्वांडो में आने के लिए सबसे पहले सोचा था। अच्छा, तो मतलब आप उस जर्नी के बाद आपको ये इंस्पिरेशन मिली कि एकलव्य इंस्टीट्यूशन में मैं ताइक्वांडो ही सिखाऊंगा, ताइक्वांडो के थ्रू बच्चों को नेशनल लेवल तक लेकर के जाऊंगा। हाँ, उससे पहले मैंने तो कई मैं डे बोर्डिंग कोचिंग सेंटर में भी था। मेरे गुरु थे अशोक कुमार। उसके अलावा मेरे कई गुरु रहे जो मुझे ट्रेंड किए। खासकर मेरे दोस्त, मैं मानूंगा मेरे माता पिता भी मेरे लिए गुरु हैं। उन्होंने मुझे पार्टिसिपेट करने का हमेशा मौका दिया। और फिर धीरे धीरे मैं देखा कि मैं खुद जब ग्रास पे प्रैक्टिस करता था और मेरे पैर में चोट लगते थे, गिरने पे भी चोट लगता था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैट पे स्टार्ट किया जाए। तो आज मेरे बोकारो में टोटल 4 एकेडमी है, और चारों एकेडमी में मैंने मैट्स और हाई इक्विपमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखा है। और जो बच्चों के फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, आप उन्होंने अपने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देने का फैसला लिया। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया है, और आज वो बच्चे कहीं ना कहीं सक्सेस है। वेल, बहुत अच्छा लगा ये चीज सुन करके। और कभी कभी स्पोर्ट्स की फील्ड में मैं ये भी देखता हूँ कि एक या दो बार फेलियर मिल जाने पे जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं, वो काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं भाई, हमसे नहीं हो पाएगा ये चीज। उससे किस तरह से डील कर सकते हैं हम लोग? पहले तो उनके इंटरेस्ट को जानना होगा कि आखिर वो नेगेटिव हुए क्यों है। ठीक है। उनकी कुछ लाइफ में कुछ ना कुछ छोटी-मोटी घटना होती होगी। जैसे स्कूल में अगर एनुअल एथलीट मीट है, शायद वो बीट ना कर पाएँ।
तो उनके उनकी छोटी जड़ पे जाना होगा और उनको काउंसलिंग बाय वन काउंसलिंग करके उनको हम फील्ड में पर्टिकुलर फील्ड में ले आ सकते हैं। सपोज अगर मैं ताइक्वांडो की बात करूं, अगर किसी को ताइक्वांडो सीखना है तो पहले उसके उसको उसके अंदर उसको रीजन जगाना होगा कि उसे ताइक्वांडो क्यों करना है, और उसके बारे में उसके ताइक्वांडो के बेनिफिट्स बताने होंगे और कुछ सक्सेस लोगों के बारे में बताना होगा जो ताइक्वांडो से आज अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे फैमिलीज में ये देखा जाता है कि टाइक्वांडो या फिर अदर गेम्स के नाम पे फैमिली इसलिए मना करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बच्चों को काफी ज्यादा सीवियर इंजरी, क्रिटिकल इंजरीज हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या, इसे कैसे डील कर सकते हैं कि नहीं, पेरेंट्स के अंदर ये कैसे हम लोग वो विश्वास जगा सकते हैं कि नहीं आपका बच्चा सही जगह जा रहा है और काफी अच्छा फ्यूचर बिल्डअप है इस फील्ड में। हाँ देखिए, स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ स्पोर्ट्स इंजरी कॉमन है। ये हर खेल में होता है, बट बहुत सारे ऐसे खेल हैं जहाँ से सिवियर इंजरीज होते हैं, जैसे लाइक बॉक्सिंग एंड ऑल। बट ताइक्वांडो एक बहुत सेफेस्ट गेम है जहाँ पर एक अच्छी इक्विपमेंट के साथ बच्चे को सिखाया जाता है। मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा कि जो आप सोच रहे हैं कि ताइक्वांडो में आने से चोट लगता है, ऐसा कुछ है नहीं। चोट लगता नहीं है। हम उन्हें प्रॉपर अगर किट, क्योंकि हमारे पास पूरा प्रोटेक्शन होता है, चेस्ट गार्ड, हेड गियर, आर्म आर्म गार्ड, शिन गार्ड, एब्डोमेन गार्ड, हर चीज होता है जिससे बच्चे को चोट ना लगे। बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे कोचेस हैं मार्केट में जो बिना बच्चे को बिना किट्स पहना कर खिला देते हैं, और जिसकी वजह से इंजरी हो जाता है। इंजरी होने के बाद मार्केट में ऐसे फैल जाता है, लोग ये समझते हैं सोसाइटी में कि ताइक्वांडो या कोई कराटे वगैरह खेलने से इंजरी होता है। ऐसा कुछ है नहीं। हमारे सोसाइटी में एक बहुत मतलब बड़े बुजुर्गों ने ये चीज कहते हैं, उनके मुंह से मैंने कहता हुआ ही सुना है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज पर, इस पर्टिकुलर सेंटेंस पे आपकी क्या राय है? देखिए स्मिथ जी, ऐसा है कि अभी ये पूरा बदल चुका है। अभी ये ट्रेंड बदल चुका है। अब हो गया है, खेलोगे कूदोगे तो तभी बनोगे नवाब। ये पढ़, क्योंकि आज की सोसाइटी आप सुसाइड रेट्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा है स्पोर्ट्स पर्सन। सुसाइड का रेट बहुत कम है। हम्म। रीजन है उसके लाइफ में फेल्यूर होना। जो बच्चा गिरता है, क्योंकि आप कभी भी डायरेक्टली किसी भी स्पोर्ट्स में अगर जीत नहीं जाते हैं, उस बच्चे को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। वो हारता भी उसी जगह पे और वो जीतता भी उसी जगह पे, तो उस बच्चे के अंदर एक अच्छी कोऑर्डिनेशन और इमोशनल कंट्रोल बन जाता है, जिसकी वजह से वो समझता है कि हार और हार के बाद जीत है, और हर जीत के बाद एक हार भी है। तो ये जिंदगी का एक पहलू है और एक लेवल है जो हमेशा बना रहेगा। तो हमें लड़ते रहना है। वो और जीत, अगर हम कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, अपने परफॉर्मेंस को बनाए रखेंगे, तो डेफिनेटली हम आगे जीतेंगे, जीत जाएंगे। कुछ प्लेयर्स का ऐसा होता है कि ईगो प्रॉब्लम होता है कि हम बहुत अच्छे प्लेयर बन चुके हैं, मैं तोप बन चुका हूँ, मैं बहुत जानने लगा हूँ, और उस चक्कर में वो बहुत शॉर्ट प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते नहीं है, और कुछ जो उनके अपोनेंट जो पहले कहीं पे होंगे, जो कर रहे हैं ऑलरेडी प्रैक्टिस, वो उनसे आगे निकल जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अपना बच्चे प्लेयर्स ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल रखे और प्रैक्टिस पे फोकस करे, कोच पे ज्यादा ध्यान दें। लेकिन आजकल के टाइम में अभी जैसा हम लोग देख रहे हैं, सुसाइडल रेट्स एंड सक्सेस रेट्स दोनों चीजों में स्पोर्ट्स काफी, मतलब स्पोर्ट्स सुसाइडल रेट्स में काफी कम और सक्सेस रेट में बहुत आगे है। बट फिर भी बहुत सारे फैमिलीज का ऐसा, बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा वे ऑफ थिंकिंग बन चुका है, इंजीनियर, डॉक्टर और अदर फील्ड्स जैसे लॉयर हो गए या फिर कोई अदर फील्ड्स हो गया, इन चार पांच गिने चुने फील्ड्स को छोड़ करके अगर बच्चा किसी चीज पे फोकस कर रहा है तो दैट इज टोटली वर्थलेस। लाइक अभी इंडिया में काफी ज्यादा फेमस दो चीज काफी ज्यादा फेमस हो रही है, एक तो होता है स्पोर्ट्स और एक होता है ई स्पोर्ट्स। हम्म। ई स्पोर्ट्स तो खैर समझ में आता है कि पेरेंट्स को कन्विंस करना काफी ज्यादा मुश्किल है, बट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एज वेल हमें पेरेंट्स को कन्विंस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही चीज कहना है कि पढ़ो, पढ़ोगे तभी कुछ मिलेगा, बिना पढ़े तुम कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। नहीं, पेरेंट्स का कहना डेफिनेटली सही है। बिना पढ़ाई का तो कुछ नहीं है। मैं भी कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि पढ़ो, बट साथ में खेलो। खेल में बहुत ज्यादा आप करियर ऑप्शंस हैं। अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बहुत लोगों के पास ये मैसेज पहुंच नहीं पा रहा है या पहुंचा नहीं है कि खेल में बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं, वैकेंसीज है। स्पोर्ट्स मीडिया हो, ठीक है, या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो, एज अ प्लेयर हो, एज अ कोच हो, एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, या एज अ लेक्चरर प्रोफेसर हो। यहाँ पे आप सोच लीजिए कि एक एग्जांपल बताओ, अगर एक पूरे इंडिया में कितने स्कूल होंगे, सपोज गेस कीजिए। अगर एक ऐसे बस गैस भी करना है तो आई गेस
द नंबर विल बी क्वाइट बिग। हाँ, बहुत अब ज्यादा सभी स्कूल्स स्कूलों होंगे। में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर चाहिए। हाँ, तो बताइए कितने की वैकेंसी हो गई। अच्छी खासी वैकेंसीज आ तो रही हैं। ये चीजें लोगों को मालूम नहीं है। लोगों को ये मालूम है कि बस मेरे बच्चे इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, और उनकी बहुत सारे ऐसे हैं डॉक्टर इंजीनियर जो सक्सेस नहीं हो पाया है। ठीक है, आज भी उनकी अपनी या तो मेडिकल स्टोर है, या तो एक अपना नॉर्मल क्लिनिक चला रहे हैं। लेकिन एज अ फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो ये बहुत बड़ा वाइड रेंज है जहां अपने आप कैरियर ऑप्शन सेट कर सकते हो। तो पेरेंट्स को मैं ये मैसेज भी देना चाहूंगा कि आप एक बार जरूर फिजिकल एजुकेशन को डीपली समझें और जाने कि स्पोर्ट्स होता क्या है और उसके करियर ऑप्शन होते क्या है। अगर ये आप मालूम चल गया आपको, तो डेफिनेटली आप अपने बच्चों को एक राइट पाथ दे पाएंगे और वो ग्रो कर पाएंगे वहां पे। जैसा कि मैंने भी ये चीज देखा, मैंने भी बहुत जगह ये चीज पढ़ा है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और उसके बावजूद बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी हैं जो फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं और उस पे बहुत सारे लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। बट एक होते हैं, एक ऐसे सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं जहाँ पे देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु विल डीमोटिवेट यू। तो कुछ प्लेयर्स या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डीमोटिवेशंस के प्रभाव में आकर के खुद को ऐसा समझ लेते हैं कि नहीं, ये चीज तो हमसे होने नहीं वाला है। तो उस डीमोटिवेशन का क्या किया जाए? डिमोटिवेशन का एक ही फैक्टर है, वो हाँ रीजन है। देखिए, सोसाइटी में, सोशल में कभी भी कोई नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ो। सबसे फर्स्ट थिंग, अगर आपके घर के बगल में कोई अगर क्रिकेट में अच्छा कर रहा है या फुटबॉल में अच्छा कर रहा है या किसी इवन किसी भी खेल में आगे कर रहा है, वो चाहेगा ही नहीं कि आप बहुत अच्छा करें। हम्म। ठीक है, क्योंकि ये एक नैरो माइंडेड, अभी हम बोल सकते हैं, सभी नहीं, कुछ लोग हैं जो कुछ लोग नैरो, होते हैं हाँ जो कुछ नैरो लोग माइंडेड नैरो होते हैं। माइंडेड होते हैं। वो नहीं चाहते कि बगल वाला भी जो है ग्रो करे और उसकी अच्छी खासी प्लेसमेंट हो। स्पोर्ट्स में अच्छी प्लेसमेंट होती है, रेलवे में वैकेंसी होता है, आप डिफेंस सेक्टर में वैकेंसी होता है, और हर जगह आज की डेट में स्पोर्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। अभी बिहार में भी फिजिकल एजुकेशन की अच्छी वैकेंसी आई है। एएमआर जैसे कई ऐसी संस्थाएं, केवीएस हो या जेएनवी, जवाहर नवोदय विद्यालय, इन सभी जगह पे एक अच्छी वैकेंसी आ रही है। लोगों को अवेयर नहीं है, भारत सरकार भी बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है। हाँ, थोड़ी सी एक चीज कमी क्या है, सोशल मीडिया। लोग जान नहीं पा रहे हैं या उसका प्रमोशन नहीं हो रहा। जैसे लाइक क्रिकेट, अगर क्रिकेट की जैसा प्रमोशन हर खेलों का हो जाए, तो आज सभी के दिमाग में सारे खेल का नाम होगा और सभी लोग जानेंगे कि अदर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, अदर स्पोर्ट्स सेक्टर है जहां आप अपने बच्चों को फेमस कर सकते हैं, हीरो बना सकते हैं। ये चीज से मैं एग्री करूंगा, क्योंकि ये भी हाल फिलहाल में मैं बिहार के टूर पे था एंड आई वाज इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। एंड बेगूसराय जैसे शहर में डीपीएस में मैंने देखा कि खेलो इंडिया का काफी ज्यादा प्रचलन हो रहा है, वहाँ के बच्चे काफी ज्यादा स्पोर्ट्स में पार्ट ले रहे हैं। और हमारे शहर बोकारो में भी मैंने बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा देखा है कि ऑन द बिहाफ ऑफ योर स्पोर्ट्स करियर आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अगर आप एक नेशनल लेवल तक आप अगर गए हो तो वहां पे आपको एक फी कंसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है बहुत सारे स्कूल्स में। अब ये चीज देखने को मुझे हाँ, मिल रहा है। तो अब सोसाइटी की सारी चीजों से डील करने के बाद मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक एवरेज स्टूडेंट जो कि पढ़ाई में भी ठीक ठाक है और स्पोर्ट्स में भी ठीक ठाक है, अगर उसे अपना करियर स्पोर्ट्स में बेहतर बनाना पड़ेगा तो ऐसी कौन सी चीज है जो उसे खुद के अंदर वो चीज डेवलप करनी होगी? क्योंकि जैसा हमारे बुजुर्ग, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ता स्कूल नहीं है, पढ़ते बच्चे हैं। स्कूल्स मैटर्स नहीं करता। और स्पोर्ट्स के फील्ड में भी वही है कि इक्विपमेंट क्या है, इक्विपमेंट कुछ हद तक मैटर करता है, बट असली चीज तो बच्चे को करना है कि उसमें कितना पोटेंशियल है, वो उसमें क्या स्किल्स है। तो इस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर किसी एवरेज बच्चे को अगर कुछ करना है स्पोर्ट्स में तो उसे क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी? सबसे पहले तो उसे तीन चीजों पे खासकर ध्यान देना होगा। पहला जो है, राइट कोच का चूज करना पड़ेगा उन बच्चों, क्योंकि वो एवरेज, आपने वर्ड किया एवरेज, एवरेज इन द सेंस कोई बच्चा पढ़ाई में एवरेज है और स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहता है, एग्जैक्टली। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट कोच का चूज करना। बच्चे को राइट कोच अगर उसे मिल जाएगा तो अच्छा मार्गदर्शन देगा। और राइट कोच जो होता है ना, वो बच्चे को भली भांति समझ करके उसको नरिशमेंट करने का काम होता है कोच को, राइट पाथ देने का काम होता है। तो सबसे पहला एक, राइट कोच चूज करना। दूसरा, पेरेंटल सपोर्ट, जो सबसे बड़ा नीड है आज की डेट में। पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है इस फील्ड में, क्योंकि बच्चा बहुत मार खाता है पढ़ाई और स्पोर्ट्स के चक्कर में। तो पेरेंट्स अगर दोनों जगह इक्वल रहें,
मतलब बैलेंस बनाए बच्चों के मेंटेलिटी प्रेशर पे, तो बच्चा बहुत आगे करेगा। यानी पीयर पीयर प्रेशर पे थोड़ा फोकस करना होगा। और तीसरा जो है, बच्चे को सेल्फ मेहनत बहुत ज्यादा करना हो, या वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो या वो पढ़ाई को लेकर। तो वो एवरेज बच्चा कब ऊपर अपर आ जाएगा, वो भी नहीं जानता है। बस उसको ट्राई करना होगा, कोशिश करना होगा। अब अगर आपने जो कहा एक अच्छा कोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आज के टाइम पे अगर हम लोग देख सकते हैं हम लोग कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि आपको कोचिंग के नाम पर आपको फ्रॉड दे रहे हैं या फिर आपसे पैसे ले ले रहे हैं अच्छे खासे, बट यू वॉन्ट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। हम्म। एंड अगर आपको कुछ मिल भी रहा है तो दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। एक राइट कोच चूज करने का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बच्चा अपने कोच में ऐसा देखना चाहेगा जो उसको ये पता चलेगा कि हाँ, जिस कोच के अंदर मैं हूँ, सो आई विल जस्ट मेक अ वेरी बिग प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। देखिए, सबसे पहली बात बताओ, अभी एक सेक्टर में ये भी चला हुआ है कि डिग्री नहीं है, हम्म। एफिलिएशन नहीं है, मान्यता नहीं है, लेकिन क्लब्स चल रहे हैं। हम्म। लोग खोले हुए हैं, और जो आम पब्लिक है, जनता है, वो मूर्ख बन रही है। अपने बच्चों को उस कोचेस के पास हैंड ओवर कर दे रहे हैं, और वो हो क्या रहा है कि बच्चा जो है आगे सक्सेस कर नहीं पा रहा है। ठीक है, क्योंकि बच्चे कोच सर्टिफाइड नहीं है, कुछ को ज्यादा नॉलेज नहीं, वो बस अपने इनकम करने के लिए वो खोले हुए हैं जो भी अपने एकेडमी है, स्पोर्ट्स एकेडमी। कुछ लोग, कुछ एकेडमी है जो जेनुअनली बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं पेरेंट्स से भी ये कहूंगा कि आप सबसे पहले चूज कीजिए कि वो स्पोर्ट्स मान्यता प्राप्त है या नहीं। अगर मान्यता प्राप्त है, तो फिर आप उस सेक्टर के एरिया, यानी कोचेस को फाइंड आउट कीजिए, एकेडमीज फाइंड आउट कीजिए, उससे वो मान्यता प्राप्त है यार। लाइक सर्टिफाइड सर्टिफाइड, कोचेस। हाँ, सर्टिफाइड कोचेज एंड इंस्टीट्यूट ऑल्सो। ओके। ये है या नहीं? जब अगर ये हो जाएगा, तो आप अपने बच्चे को वहां हैंड ओवर कर दें, आपका बच्चा सुरक्षित हाथों में रहेगा, और डेफिनेटली वो आगे बढ़ जाएगा। आपकी इस बात से मेरे को एक और चीज याद आई है कि बहुत सारे फैमिलीज में कहा जाता है कि बच्चे में जो गुण रहता है वो बचपन से देखा जाता है। अगर स्पोर्ट्स में एक अच्छा स्पोर्ट्स करियर के लिए हमें कौन सी एज में स्टार्ट करना चाहिए, और अगर कोई लेट स्टार्ट कर रहा तो उसे अपने करियर को उस लेवल पे पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? देखिए, सबसे राइट एज जो होता है वो 3 से 4 साल का बीच होता है। बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगर आप बच्चे को किसी भी स्पोर्ट्स में डालते हैं, 3 से 4 बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करना है, यानी उनके ग्रास रूट लेवल पे काम करना है। ठीक है, उनको बताना है। अब 4 साल का बच्चा बास्केटबॉल फेंक तो नहीं पाएगा, उसके उसके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ, लेकिन टॉयज बास्केटबॉल भी आते हैं। उनको ये मालूम चल जाएगा कि हाँ, ये ड्रिबल है और हमें इस तरीके से रिंग में बॉल डालना है। ठीक है, तो हम 3 से 4 साल के एज में बच्चे को हर बहुत सारे स्पोर्ट्स है जिसमें डाल सकते हैं, किसी भी सेक्टर में डाल सकते हैं। लेकिन उसमें पेरेंट्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना होगा। जिस तरीके से एक मदर टीचर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हाथ पकड़ के एबीसीडी लिखवाती है, उस तरीके से पेरेंट को भी घर पे बच्चे को बैटिंग भी सिखाना होगा। तो पेरेंट्स को भी जानना होगा। एक राइट एज हो गया 3 से 4 साल। ठीक है, अगर आप लेट हो चुके हैं तो घबराने का कोई बात नहीं है। आपको बस आवर्स ज्यादा देने होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देना होगा। स्ट्रेचिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉडी स्टिफ हो जाता है, स्ट्रेंथ तो रहता है नो डाउट, और स्ट्रेंथ बढ़ाया भी जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी एक टाइम पे स्टिफ हो जाती है, लेकिन आप कई ऐसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और योगा भी सिद्ध कर चुका है कि आप अपने बॉडी को किसी भी एज में फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। सो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आपका गोल क्या है, आपको सीखना क्यों है, और आपको आपने जो चूज किया है गेम्स, उसको उसको एक बोला जाए तो लेवल में सेट करना होगा, और आपको गोल, क्राइटेरिया हाँ लेवल उसका हाँ होता है, उसमें सेट हाँ, करना पड़ेगा और उस चीज को। आपको रोड मैप तैयार करके आगे चलना होगा। अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो तभी आप सक्सेस कर पाएंगे। चलिए, ये तो काफी ज्यादा आपने अच्छी और काफी ज्यादा सही बात कही आपने कि एज जो होता है वो मतलब बहुत केसेस में एज मैटर नहीं करता। आपका स्टार्ट क्या है और आप कितना डेडिकेटेड है उस चीज के लिए, वो मैटर ज्यादा करता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस फील्ड में सेल्फ डिसिप्लिन कहाँ लाई करता है और क्या इंपॉर्टेंस मतलब होल्ड करता है? बहुत बड़ा रोल आपने अपने कुछ टॉपिक बोला, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ। स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेस है जहाँ बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन बना देता है। बच्चे ओके। सीख जाते हैं, ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। और सेकेंड थिंग कि वो अगर अपने उसको बरकरार रखें, तो वो अपने लाइफ में ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर हम पहुंचे अपने नेक्स्ट सेगमेंट्स, क्वेश्चंस के नेक्स्ट सेगमेंट्स में, तो एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर कोई प्लेयर लगातार सिलेक्शन में फेल होते जा रहा है, तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो उसकी कमी है और वो किस चीज पे वो काम करे जो कि अगले सिलेक्शन में वो सेलेक्ट हो जाए?
मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि ऐसा रियल में होता है, बहुत सारे प्लेयर्स जो है लगातार सिलेक्शन में फेल हो जा रहे हैं। तो पहले ये रीजन जानना होगा कि वो फेल क्यों हो रहे हैं। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं मेरे एग्जांपल से, जैसे कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी, यानी वो रेगुलर इस क्लब में नहीं आ रहे होंगे, या सीख नहीं रहे होंगे, या कहीं भी हो प्रैक्टिस में नहीं आ रहे होंगे। लैक ऑफ टाइम, समय कम दे रहे होंगे प्रैक्टिस ड्यूरेशन का। अगर 2 घंटे का प्रैक्टिस सेशन है, वो 1 घंटे में कंप्लीट करके जा रहे हैं, तो ये इस पे फोकस करना होगा। तीसरा, किस पर्टिकुलर चीज से हार रहे हैं आप। टोटल वीडियोस बनाइए और आप चेक कीजिए कि वो, सपोज दैट मैं एक ताइक्वांडो का प्लेयर हूँ, और आज के डेट में मॉडर्न ताइक्वांडो हो चुका है। ताइक्वांडो चेंज हो चुका है। ट्रेडिशनल हम लोग खेलते थे, अब हमारे बच्चे मॉडर्न खेल रहे हैं। तो मैं क्या किया, मैं खुद सीखा पहले मॉडर्न टेक्निक, देन मैंने बच्चों को सिखाया मॉडर्न टेक्निक, और अभी बच्चे मॉडर्न टेक्निक पे काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मैं उन पे ध्यान दे रहा हूँ। तो अगर आप ट्रेडिशनल हैं और सामने वाला मॉडर्न है, तो हो सकता है कि ये भी ये हो सकता है कि ये बिहाइंड द रीजन ये भी आप उसकी वजह से हार रहे हो। तो आप अपने आप को भी अप टू डेट कीजिए, स्किल एनहांसमेंट कीजिए टेक्निकल वाइज, ठीक है, स्पीड एजिलिटी पे काम कीजिए, और कंसंट्रेशन पे फोकस कीजिए। एग्जैक्टली ये सब चीज आप जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप हारना बंद कर देंगे। आपकी लाइफ में या फिर आपके स्पोर्ट्स करियर में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा है जहां से सब कुछ चेंज हो गया, हर एक चीज बदल गई? अब इसके लिए तो मैं बहुत पीछे जाना पड़ेगा मेरे लाइफ में, आपको उसके लिए जानना पड़ेगा। कोई ठीक है। बात नहीं। तो भाई अगर इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा टर्न आउट करें, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आप नेशनल लेवल पे थे, जो कि हमने पहले भी बता रखा अपने व्यूअर्स को कि आप नेशनल लेवल प्लेयर रह चुके हैं, आपका माइंडसेट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आप कितना नर्वस थे? हाँ डेफिनेटली इज टू मच। मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। मैंने अपने कोच को बताया कि मैं क्योंकि उतनी बड़ी लेवल का स्टेडियम देख करके, मेरी पहली नेशनल जो हुआ था वो आपका गुवाहाटी असम में था, और बहुत बड़े स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम। देन मैंने देखा कि नंबर ऑफ प्लेयर्स, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ प्लेयर वहां आए हुए हैं, और सभी लोग एक से एक हैं। मतलब देखा जाए तो सब टेक्निकली वाइज अप टू डेटेड और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वो नेशनल लेवल पे आए थे, और मैं भी था अपने झारखंड से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। और बहुत ज्यादा नर्वस था। मैं सोच रहा था मैं क्या करूंगा, मैं हार जाऊंगा क्या, मैं क्या लेके जाऊंगा मेडल, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की भी बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि मैंने बताया मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल रहा है, फैमिली सपोर्ट से भी और फाइनेंशियल कंडीशन से भी। तो टेंशन था कि नहीं, अगर जीता तो सारी उम्मीदें खराब हो जाएगी, और मैं उस समय 10th एग्जाम देने वाला भी था। ओके। सो वो एक प्रेशर, अंडर प्रेशर वो भी था कि मैं, पैनिक मोमेंट था वो हाँ एक्चुअली, कि एक तरफ मैं आपके क्या, बोर्ड्स हैं और एक तरफ आपका हाँ इतना प्रेशर, आप नेशनल में खड़े हो। खैर, और मैं क्या करूंगा, मैं बहुत ज्यादा तो ये एक ऐसा चैनल चैलेंज आता है। मैंने पार्टिसिपेट करा और मैं जीता। माइंडसेट क्या था आपका? लाइक होता है कुछ कुछ स्टूडेंट्स का, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, अगर अगर मैं उस लेवल पे खड़ा होऊंगा तो मुझे कहीं ना कहीं ये डर, जैसे जो सिनेरियो आपके साथ हुआ अगर वो मेरे साथ रहता, सो आई प्रोबेबली कि बहुत ज्यादा ऐसे केसेस में होता है कि शायद मैं क्विट कर दूं, या फिर मेरे जगह कोई और रहता तो शायद वो बोलता है कि मेरे से नहीं होगा। तो उस टाइम पे आपका माइंडसेट क्या था और आपने क्या सोच करके अपना पहला परफॉर्मेंस, पहला मैच खेला? देखिए, अगर नेशनल लेवल की बात करोगे तो पहले से मैं नर्वस था, लेकिन मेरे अंदर एक चीज थी, वो सेल्फ डिसिप्लिन, जो आपने वर्ड किया, हम्म। कि मैं डेडिकेटेड था और मैं आगे बढ़ रहा था हमेशा। मुझे पता था ज्यादा से ज्यादा हारूंगा, लेकिन फिर दोबारा मैं खड़ा होकर आ रहा हूँ। तो मैं मेरे मन में ठान लिया, और मैंने बोला चलो जो होगा सो देखूंगा, पहले खेलते हैं और अपना बेस्ट देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और डेफिनेटली मैंने जो वो वर्ड यूज किया, सेल्फ टॉक जो मैंने किया, मेरे को अंदर बहुत ज्यादा बूस्ट किया, और मैं बहुत अच्छा किया। व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपका नाम लिया गया कि हाँ आप जीत चुके हैं, मतलब आप नेशनल में, आपको एक प्राइज मिला, एक मेडल मिला है, तो आपका रिएक्शन क्या था उस टाइम? सो अमेजिंग। मैं, मतलब एक्चुअली जब मैच आप जब खेलते हो ना ताइक्वांडो को, तो आपको पता हो जाता है कि अगर आप फाइनल तक हो तो आपको पता चल जाता है कि आप गोल्ड मेडल हो। जो उससे हारा उसको भी पता है कि मैं सिल्वर हो गया। लेकिन जो क्वार्टर सेमी, ये ओपन होता है, जो क्योंकि हमारा मैच नॉकआउट टूर्नामेंट बेस्ड होता है। तो और जो डेफिनेटली जो अच्छा करता चला जाता है वो फाइनल राउंड में चला जाता है। तो मुझे पता था
देन आधा तो क्लियर था कि रिजल्ट है। जब अनाउंसमेंट हुआ कि स्टेज में जब बुलाया गया मुझे, तो जो खुशी, जो आंसू, और जो मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का बार बार फेस आ रहा था कि चलो मैं अब तो कुछ लेके जाऊंगा घर। सो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? बहुत ज्यादा खुश थे। मेरे फादर ने उसके बाद सपोर्ट किया, और आज मैं बहुत आगे निकल चुका। फाइनली वो, खैर वो नहीं रहे मेरे फादर। आज के डेट में शायद वो रहते तो आज बहुत ज्यादा प्राउड फील करते कि मैं आज कहाँ आ चुका। आई होप कि वो जहां भी हैं वो अभी भी आप पे प्राउड कर रहे होंगे। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपका पर्सनल मंत्र क्या होता है जब मोटिवेशन बहुत ज्यादा लो हो जाता है, जब हम सोचते हैं कि नहीं ये चीज हमसे नहीं हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले मेरे, अगर मैं खुद की बात करूं, तो मैं, मेरा पर्सनल मंत्र ये है कि मैं ये बिलीव करता हूं कि आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन अचीव एनीथिंग। मैं कुछ भी, मेरे मेरे अंदर मैं अपने आप से टॉक करता हूँ, और मैं, मेरा जो सेल्फ डेडिकेशन है, जिसकी वजह से मैं हासिल कर लेता हूँ ये चीजें, मैं आराम से पा लेता हूँ। ओके। मैं मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, जब आपने कहा कि जब आप नेशनल लेवल पर थे उस टाइम आपके ऊपर एक पीर प्रेशर ये भी था कि आपके बोर्ड्स आने वाले हैं। सो करियर प्लस स्पोर्ट्स का बैलेंस कैसे बनाए रखें ताकि हम लोग अपना बोर्ड्स या फिर कॉलेजेस एग्जाम में भी अच्छा करें और स्पोर्ट्स में भी अच्छा करें? देखिए, मैं तो कहूंगा कि अ, हर एक, क्योंकि स्पोर्ट्स जब किसी भी बच्चे के लाइफ में आता है तो एज ए स्टूडेंट पार्ट से ही आता है। तो आप अपने पढ़ाई को शुरू से बैलेंस करके चलें। ओके। ठीक है? तो क्या होगा कि आप अपने 10th बोर्ड, या कोई भी बोर्ड हो या कोई भी एग्जाम हो, आप पीछे ना हो। सेकेंड थिंग, आप ज्यादा मेहनत करो। आप पढ़ाई भी उतना करो, उतना ही मेहनत करो। ठीक है? तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें इजी वे हो जाती है, सब चीज नॉर्मल हो जाता है, और आप हैक्टिक ले नहीं पाते हैं। मैं आपको कई सारे एग्जांपल दूंगा, या मैं, मेरे पास कई ह्यूज नंबर ऑफ लिस्ट हैं, जो बच्चे आज एकेडमिकली वो बहुत अच्छा है और अच्छे लेवल पे हैं, और साथ में स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे हैं। तो ये स्पोर्ट्स जो है ऑटोमेटिकली पढ़ाई को भी बैलेंस कर देता है, ओके। क्योंकि उनके बॉडी के अंदर उसको इतना एनर्जाइज कर देता है, और उसको स्पोर्ट्स से वो बच्चे वो टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं। अब कॉन्वर्सेशन को एक एंड पे पहुंचाने से पहले मुझे ये, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे लिसनर्स या फिर हमारे व्यूअर्स को एक रोड मैप दे दें जिसको फॉलो करके वो 2-3 साल में एक बेटर करियर ऑप्शन बना सके स्पोर्ट्स को। देखिए, रोड मैप तो सिंपल सा है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। व्यूअर्स, मैं ये कहूंगा कि आप सबसे पहले स्पोर्ट्स चूज करो। सबसे पहले राइट स्पोर्ट्स, पहला। देन राइट कोच, देन बैलेंस डाइट। ठीक है? और स्पोर्ट्स और पढ़ाई के बीच में बैलेंस, अगर ये चीजें आप कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा कर लेंगे। ओके। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे शो, कि आपके हिसाब से 2025 के यूथ के लिए स्पोर्ट्स के फ्यूचर में, स्पोर्ट्स का फ्यूचर किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है? आज के यूथ के हिसाब से अगर देखा जाए हमारा स्पोर्ट्स किस ओर जा रहा है? अगर आज के दौर से देखा जाए तो स्पोर्ट्स बहुत अच्छा जा रहा है। ओके। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट। एक साई फिट इंडिया हाँ, करके भी है। हाँ, फिट इंडिया मूवमेंट, साई सेंटर है हमारा। हम्म। ठीक है? उसके अलावा आप देखिए, भारत भारत बहुत सारी चीज, गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए अस्मिता जैसे खेलों का आयोजन, साथ में बहुत सारे स्कॉलरशिप देना। हम्म। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं उन कोचेस का भी नाम लेना चाहूंगा मैं, और उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, जो छोटे छोटे गांव में भी, या छोटे छोटे शहर में भी, या बड़े शहर में भी वो एक एकेडमी खोले हैं, और बच्चे को एक राइट डायरेक्शन दे रहे हैं। सो डेफिनेटली वो बच्चे आगे अच्छा करेंगे, और स्पोर्ट्स डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहे हैं, और पहले के मुताबिक तो बहुत अच्छा कर रहा है। हमारे टाइम में उतना अच्छा नहीं था हम्म। जिस समय हम खेलते थे, और आज की डेट में बहुत अंतर हो चुका है, बहुत अपडेटेड हो चुका है। सरकार के भी इस पे बहुत कड़ी नजर है। ओके। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने आपका इंटरव्यू लिया, मैंने आपसे बातचीत की, आपके सोच, आपके विचारों को जाना। काफी खुशी हुई ये भी जानकर कि बोकारो जैसे शहर में कोई ऐसा भी है जो फाइनेंशियल कंडीशन से जो वीक बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग या फिर ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो स्पोर्ट्स करियर में अच्छा कर सके। मैं ये आशा करता हूँ कि हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे और भी इंस्टीट्यूशंस खुले जहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाए, ताकि वो आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा स्पोर्ट्स करियर अडॉप्ट कर पाए, एक लेवल पे जा पाए, एक आइडेंटिटी हासिल कर पाए। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप काफी ज्यादा मोटिवेटेड पर्सन है, काफी सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन है, और मैं तो यही चाहूंगा कि आपके जैसे और भी लोग, आपके जैसे और कोचेस जरूरत है हमारे
बोकारो को, हमारे झारखंड को बेसिकली, क्योंकि झारखंड इज नॉट दैट मच नोन स्टेट। झारखंड को ज्यादा कोई नहीं जानता है। कुछ फैक्टर्स पे लोग जानते हैं, बट कुछ फैक्टर्स के लिए नहीं जानते हैं झारखंड को। तो ऐसे लोगों की हमें जरूरत है। और मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि एक लव वे स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर एकेडमी अपने स्लोगन की तरह, वेयर चैंपियंस इवॉल्व, काम भी उस तरह से कर रहा है। काफी सारा चैंपियंस निकल के भी आ रहे हैं। अपने कुछ स्टूडेंट्स का भी नाम लिया। सो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत 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 सारा थैंक यू कि आपने ये सारी चीजें की हमारे स्पोर्ट्स के फील्ड के बच्चों के लिए। सो इट्स एन ऑनर टू टेक अ इंटरव्यू ऑफ योर। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अस्मित जी। थैंक यू।